अमीर वर्सेस गरीब का शादी का लहंगा। गंगापुर गांव के मुखिया गंगा प्रसाद की इकलौती बेटी कावेरी बहुत ही घमंडी और अकड़ू किस्म की इंसान थी। इसीलिए वो गांव की सभी लड़कियों के सामने अपने पैसों को लेकर बहुत घमंड किया करती थी। और उन्हीं सब में एक लड़की थी काव्या, जिसके पिता गौरी शंकर मुखिया के ही खेतों पर काम किया करते थे, क्योंकि वे लोग बहुत ज्यादा गरीब थे और उनके पास अपनी खेती भी नहीं थी। इसीलिए अपना घर चलाने के लिए काव्या के पिता गौरी शंकर मुखिया के खेतों पर काम करके अपने परिवार का पेट पाला करते थे। बस इसी वजह से कावेरी हमेशा काव्या पर अपना हुक्म चलाया करती थी और बेचारी काव्या को मजबूरी में आकर उसकी सारी बातें माननी पड़ती थी। ऐसे ही आज भी। अरे ओ काव्या, जल्दी बाहर आ, मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ। अच्छा ये ले, मेरा बैग पकड़ और मेरे साथ बाजार चल, मुझे कुछ सामान खरीदना है। लेकिन कावेरी, अभी तो मुझे घर पर कुछ काम करना है, क्या हम थोड़ी देर बाद चल सकते हैं? अरे नहीं नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं, अभी चल, मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना है। और वैसे भी तुम्हारे पास मेरे साथ चलने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि तुझे पता है ना कि मेरे पिताजी मेरे कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे पिताजी को खेतों से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए, इसलिए तू चुपचाप मेरे साथ चल, समझी? उसी समय काव्या की माँ गायत्री कावेरी की सारी बातें सुन लेती है और अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटी काव्या, तू घर के काम की चिंता मत कर, वो मैं कर लूंगी, तू बस इसके साथ चली जा, वरना ये मुखिया जी से कहकर कहीं तुम्हारे बापू को खेत से बाहर न निकलवा दे। लेकिन माँ, आप इतना सारा काम अकेले कैसे करोगी? आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? तू उसकी चिंता मत कर बेटी, मैं ठीक हूँ, तू बस इसके साथ चली जा, वरना तुझे पता है ना ये कैसी है। ठीक है माँ, लेकिन आप घर का काम कोई भी मत करना, मैं आकर सारा काम कर दूंगी। इस तरह कावेरी काव्या के ऊपर अपना हुक्म चलाकर उसे अपने साथ कहीं भी ले जाया करती थी और उसकी बातें मानकर उसके साथ जाना काव्या की मजबूरी थी, जिसका कावेरी हमेशा फायदा उठाया करती थी। अरे काव्या, अब तो शाम होने वाली है, अब तो घर चलो, घर पर माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ओफो, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, जरा रुको यहीं, मुझे अभी सामने की दुकान से कुछ चूड़ियाँ और खरीदनी है। इतना कहकर कावेरी काव्या को अपने साथ चूड़ियों की दुकान में ले जाती है और कहती है, अरे भैया, ये स्टोन वाली चूड़ियाँ कितने की है? 50 रुपया दर्जन है। अच्छा, एक काम करिए, आप इस वाले और इस वाले के 2-2 दर्जन सेट मुझे दे दीजिए। देखो काव्या, अच्छे लग रहे हैं ना मेरे हाथों में? हाँ हाँ कावेरी, बहुत सुंदर लग रहा है, ले लो। सुंदर तो लगेगा ही, आखिरकार गांव के मुखिया की इकलौती बेटी जो हूँ, इसलिए मुझ पर तो सब कुछ ही अच्छा लगता है। और तुझे पता है मेरे पिताजी ने मेरी शादी के लिए कितना कुछ सोच रखा है। और हाँ, कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, हमारे ही बगल वाले गांव के जमींदार के बेटे हैं। सुना है वे लोग हमसे भी ज्यादा अमीर हैं और पिताजी कह रहे थे मैं उनके घर जाकर राज करूंगी, राज। लेकिन पता नहीं मैं तुझे ये सब बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि तू तो एक गरीब किसान की बेटी है ना, और तेरे पिता हमारे खेतों में काम करते हैं। तुझे भला ये सब बातें क्या ही समझ में आएगी, क्योंकि तेरी शादी तो इसी गांव के किसी गरीब किसान के बेटे से कर दी जाएगी। इसलिए मैं सोच रही थी अगर मेरी शादी उस घर में हो जाएगी तो मैं अपने पति से कहकर उन्हीं के घर के किसी नौकर के साथ तेरी शादी करवा दूंगी। और तू मेरे ससुराल में रहकर आराम से मेरी सेवा करना। कावेरी की ऐसी बातें सुनकर काव्या उससे कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पता था कावेरी का व्यवहार ऐसा ही है। इसी बीच कावेरी की शादी पक्की हो जाती है और वो अपनी शादी की तैयारियों में लग जाती है और काव्या को लेकर वो अपनी शादी का लहंगा लेने शहर जाती है। अरे भैया, मुझे इस दुकान का सबसे महंगा शादी का लहंगा दिखाओ, मैं अपनी शादी में सबसे सुंदर और सबसे महंगा लहंगा पहनना चाहती हूँ, जो आज तक कभी किसी ने ना पहनी हो। क्यों नहीं बहन जी,
ये लीजिए हमारी दुकान का सबसे महंगा लहंगा, जो कि सिर्फ ये 2 लाख का है। और ये हमारी दुकान का सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा है। आप इसे एक बार ट्राई करके तो देखिए, आप पर यह लहंगा बहुत जचेगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है और ये मेरे ऊपर भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इस समय तो मैं शॉपिंग कर करके इतनी थक गई हूँ कि मेरा तो अब इस लहंगे को पहनने की हिम्मत ही नहीं हो रही। लेकिन हाँ काव्या, तो इस लहंगे को पहनकर दिखा मुझे। अगर मुझे ये अच्छा लगेगा तो मैं इसे खरीद लूंगी। लेकिन कावेरी, मैं कैसे तुम्हारी शादी का लहंगा पहन सकती हूँ? ये तो तुम्हारी शादी का लहंगा है ना? अरे तो मैं कौन सा तुझे हमेशा के लिए लहंगा पहनने के लिए कह रही हूँ। मैं तो बस तुझे इतना कह रही हूँ कि इस लहंगे को पहनकर मुझे दिखा दे। और वैसे भी तू तो शुक्र मना जो तुझे इतना महंगा और ब्रांडेड लहंगा पहनने को मिल रहा है, वरना तुम्हारी जैसी गरीब लड़कियों को तो ऐसा लहंगा देखने तक को नसीब ना होती। इसलिए अब तू जा और इस लहंगे को पहनकर दिखा मुझे। कावेरी की बात सुनकर काव्या उसकी शादी का लहंगा लेकर ट्रायल रूम में ट्राई करने चली जाती है। लेकिन जब वो ट्रायल रूम से लहंगा पहनकर बाहर निकल रही होती है, तभी उसकी नजर साइड में रखे एक महंगे मोबाइल फोन पर जाती है। और वह मोबाइल फोन काव्या से पहले ट्रायल रूम से निकल रही मीना नाम की एक औरत की होती है। ये देखकर काव्या उन्हें आवाज लगाते हुए कहती है, सुनिए आंटी जी, शायद ये फोन आपका अंदर रह गया, ये लीजिए। थैंक यू सो मच बेटा। अब शायद उम्र के साथ साथ नजरें भी कमजोर हो गई है, इसीलिए शायद मैं अपना फोन वहीं भूल गई थी। लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? जी, मेरा नाम काव्या है। अच्छा, तो तुम यहाँ अपनी शादी का लहंगा लेने आई हो? और सच बताऊं, ये ब्राइडल लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ये लहंगा मेरा नहीं है, वो मेरे गांव की मुखिया जी की बेटी कावेरी की शादी है और उसी का लहंगा लेने हम शहर आए हैं। लेकिन वो शॉपिंग करके बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए उसने मुझे बोला कि मैं ये लहंगा पहनकर उसे दिखा दूं। बस वही पहनकर देख रही थी, तभी मेरी नजर आपके मोबाइल फोन पर चली गई। अच्छा, वैसे कौन से गांव से आई हो बेटा तुम? जी, वो मैं गंगापुर से आई हूँ आंटी जी। क्या, गंगापुर गांव से? अरे वहाँ के जमींदार से तो मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है। चलो कोई बात नहीं, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसी समय कावेरी वहाँ पे गुस्से में आती है और काव्या से कहती है, क्या बात है काव्या, तेरा तो मन मेरी शादी के लहंगे को उतारने का कर ही नहीं रहा, तभी तो तू इतनी देर से मेरी शादी के लहंगे को पहनकर घूम रही है और मैं वहाँ कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अरे तू बार बार अपनी औकात क्यों भूल जाती है? तो जैसी गरीब लड़की के लिए इतना महंगा लहंगा पहनना सिर्फ एक सपना है और ये सिर्फ मैंने तुझे 2 मिनट के लिए पहनने को कहा था, न कि इसे पहनकर घूमने के लिए। इसलिए अब जल्दी से इसे बदल करा, समझी? मीना वही खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है कि कावेरी किस तरह काव्या से बदतमीजी से बात कर रही होती है और वही काव्या की आंखों में शर्म और अपमान की वजह से आंसू आ जाता है और वह चुपचाप ट्रायल रूम में लहंगा चेंज करने के लिए चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन जब काव्या तैयार होकर कावेरी के घर जाने वाली होती है, उसी समय उसके घर के सामने एक बड़ी और महंगी गाड़ी आकर रुक जाती है। उसमें से मीना अपने बड़े बेटे सिद्धार्थ को लेकर निकलती है। तभी काव्या कहती है, अरे आंटी जी, आप यहाँ, और आपको मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? इतना कहकर काव्या उन सबको अपने घर के अंदर ले जाती है और कहती है, माँ, ये मीना जी हैं जो कल मुझे लहंगे की दुकान में मिली थी, जिस दुकान से कावेरी ने अपनी शादी का लहंगा लिया है। नमस्ते बहन जी, माफ करना, हम यहाँ बिना बुलाए चले आए, लेकिन क्या करती, कल काव्या से मिलने के बाद मैं इसे भूल ही नहीं पाई और जब मैंने इसके बारे में अपने बेटे को बताया तो उसे भी काव्या का स्वभाव बहुत पसंद आया। इसलिए बहन जी, मैं काव्या को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, इसलिए आपके घर आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। तो बताइए, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? उस समय काव्या के माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि शहर के इतने बड़े और अमीर परिवार के साथ अपनी बेटी का रिश्ता होता देख उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और मीना के बेटे को भी काव्या पसंद आ जाती है।
क्योंकि काव्या भले ही गरीब थी, लेकिन वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और इस तरह काव्या और सिद्धार्थ का रिश्ता तय हो जाता है। और कावेरी के शादी के कुछ दिन बाद ही काव्या की भी शादी होती है और कावेरी अपने पति के साथ काव्या की शादी अटेंड करने आती है। और उसी समय मीना कावेरी से कहती है, अरे आओ बेटा, इधर आओ, अपनी दोस्त से नहीं मिलोगी? और बताओ कैसा लग रहा है हमारी बहू का लहंगा? पूरे 5 लाख की है। वैसे तुम्हारा लहंगा कितने का था? वो आंटी जी, मेरा लहंगा थोड़ा इससे कम का था, सिर्फ 2 लाख रुपए का था। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, वो शायद मेरे हस्बैंड मुझे बुला रहे हैं। इतना कहकर कावेरी नजरें झुकाकर वहाँ से चली जाती है और उसका घमंड टूटकर चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि जिस इंसान को वो हमेशा नीचा दिखाती रहती थी, आज वह उससे भी बड़े घर में शादी करने जा रही होती है, और उससे भी महंगा शादी का लहंगा पहनकर। जादुई लिपस्टिक के पेड़ का जादू। रौनकपुर गांव में अनुराधा का खुशहाल परिवार था। अनुराधा की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी कंचन। कंचन दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अनुराधा बहुत ही दयालु और नेक दिल महिला थी। एक बार की बात है, दोपहर का समय था और सभी लोग सो रहे थे। तभी अनुराधा के घर का डोरबेल बजा। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बहुत ही विचित्र महिला उसके सामने खड़ी है। बहन जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। देखिए, घबराइए नहीं, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। अनुराधा उस महिला के पीछे पीछे चल देती है। तभी उसे एक लड़की घायल अवस्था में रोते हुए सड़क के किनारे दिखाई देती है। बेटा, आप यहाँ रो क्यों रही हो और आपको ये चोट कैसे लगी? आंटी, मैं अपने मॉम डैड के साथ अपने होम टाउन घूमने जा रही थी, पर पता नहीं कैसे कार का ब्रेक फेल हो गया और कार खाई में गिर गई। मुझे तो मेरी मॉम ने किसी तरह विंडो से बाहर धक्का दे दिया, लेकिन उनकी कार इस खाई में गिर गई। मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए आंटी। तभी अनुराधा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। वह समझ जाती है कि वो जो महिला उससे मदद मांगने आई थी वह कोई और नहीं बल्कि उसी बच्ची की माँ थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। हे भगवान, मैंने सुना था कि माँ अपने बच्चों का मरकर भी साथ देती है और आज खुद अपनी आंखों से देख भी लिया। भगवान, इस बच्ची के माँ बाप की आत्मा को शांति देना। रोते नहीं बेटा, चुप हो जाओ। होनी को आज तक कोई नहीं टाल पाया है, शायद ईश्वर की यही मर्जी है। चलो मेरे साथ मेरे घर। और फिर अनुराधा उस लड़की को अपने घर ले आती है। बेटा, क्या नाम है आपका और आपका घर कहाँ है? मेरा नाम आयशा है और हम सब चेन्नई से इंडिया अपने होम टाउन घूमने आए थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया। आंटी, हमारा इस दुनिया में अपने मॉम डैड के अलावा कोई नहीं था और अब वो हमें छोड़कर चले गए। आंटी, ऐसा नहीं कहते बेटा, जिसका कोई नहीं होता है उनका ऊपर वाला होता है। सब कुछ उन्हीं के मर्जी से होता है। वैसे तुम मुझे मेरी बेटी कंचन की तरह ही लगती हो। तुम अब से यही हमारे साथ रहना। और खबरदार, जो खुद को अकेला समझा तो आज से हम सब तुम्हारे अपने हैं। अब रोना बंद करो। आयशा अनुराधा के गले से लग जाती है। तभी कंचन स्कूल से आती है। अरे अरे, तुम कौन हो और इस तरह मेरी माँ से चिपक कर क्यों बैठी हो? माँ, ये लड़की कौन है काली हफ्सी सी? ये आयशा है बेटी, और आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आई। वाह माँ, आपने तो अच्छा खासा इस घर को अनाथ आश्रम बना दिया है। कोई नहीं है तो घर लेकर आ गई। अरे, इस दुनिया में अनाथ आश्रम नाम की भी कोई चीज होती है? मैं कहती हूँ ये कल्लो यहाँ नहीं रहेगी। कंचन, ये क्या तमीज है किसी से बात करने का? मैंने तुम्हें यही सिखाया है। और ये कल्लो या हफ्सी नहीं है, इसका नाम आयशा है और ये अब से यहीं रहेगी। कान खोलकर सुन लो, ये मेरा आखिरी फैसला है, समझ गई? और आयशा से तमीज से बात करना, वो उम्र में तुमसे बड़ी है। कंचन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इसकी बातों का बुरा मत मानना बेटा, ये मेरी बेटी कंचन है। लाड प्यार में कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। अच्छा चलो,
तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। और फिर आयशा और कंचन एक ही टेबल पर बैठकर लंच करते हैं। कंचन बेटा, आयशा को भी अपने साथ जरा बाहर लेकर जाओ, थोड़ा घूम लेगी। जाओ बेटा। माँ, कल से मेरा एग्जाम है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। ओफो, कब से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ बट हो ही नहीं रहा। ओह गॉड, क्या करूँ? कंचन, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा मुझे बताओ, मैं ट्राई करती हूँ। तुम कभी स्कूल भी गई हो? बाय द वे, ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान है। ये देखो, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इक्वल टू इतना आ गया, फिर इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अरे वाह, मैं अब समझ गई, वैसे मुझे पहले से ही पता था। आयशा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन कंचन जब स्कूल जा रही होती है तभी उसकी माँ कहती है, आयशा को भी अपने साथ स्कूल ले जाओ बेटा। व्हाट? ये मेरी स्कूल जाएगी? हाँ बेटा, ये आपके स्कूल में ही पढ़ेगी। प्रिंसिपल से मेरी बात हो गई है। स्कूल में आज आयशा का टेस्ट है, अगर टेस्ट में पास हो गई फिर एडमिशन भी हो जाएगा। वैसे पास तो हो ही जाएगी, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट जो है पढ़ाई में। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? ले जाओ और दोनों बहन साथ ही घर आना। माँ भी ना पता नहीं किस आफत को मेरे गले में बांध दी है। अब चलिए महारानी स्कूल। स्कूल में सभी बच्चे आयशा को देखकर हंसने लगे, क्योंकि आयशा बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी, वह साउथ इंडियन थी। उसका रंग काला और लिप्स मोटे थे। अरे कंचन, आज ये तो किस नमूने को अपने साथ स्कूल लेकर आई है? एकदम कार्टून लग रही है। अरे इस कार्टून को तो हमारे टाइम पास के लिए स्कूल लेकर आई है। देखो, मैं कोई कार्टून या टाइम पास के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ और आप लोग भी अपने पढ़ाई पर ध्यान दो तो बेहतर होगा। अरे तेवर तो देखो इस कल्लो की, अगर सुंदर होती फिर पता नहीं क्या करती। आई बरी, आज ही टेस्ट में पता चल जाएगा। टेस्ट देकर एडमिशन लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। कुछ देर बाद टीचर आती है। टीचर आयशा का टेस्ट लेते हैं और टेस्ट का पेपर देखकर बहुत ही खुश होते हैं। आयशा बेटा, तुम स्कूल की बहुत ही होनहार लड़की हो। तुम्हारे 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। वाह, तुम्हारा एडमिशन हो गया। कल से सारी बुक्स और बाकी की चीजें लेकर स्कूल आ जाना। अगले दिन अनुराधा आयशा को सारे बुक्स और बैग जूते सब लाकर देती है और फिर आयशा भी कंचन के साथ स्कूल जाने लगती है। आयशा हर सब्जेक्ट में ब्रिलियंट थी, जिस वजह से सारे टीचर आयशा की खूब तारीफ किया करते थे और वहीं कंचन को नहीं पढ़ने की वजह से डांट सुनने को मिलते रहती थी। एक दिन कंचन स्कूल के पार्क में बैठी थी, तभी वह काजल से कहती है, काजल चलो ना खेलने चलते हैं। नहीं नहीं कंचन, मैं तो आयशा के पास जा रही हूँ। मैथ का ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, वही पूछने जा रही हूँ। तुम खेलो, मैं जा रही हूँ। रागनी, तू यही मेरे साथ बैठ जा थोड़ी देर। नहीं नहीं कंचन, मेरा भी इंग्लिश का काम अधूरा रह गया है। मैं भी आयशा से पूछकर अपना काम पूरा करने जा रही हूँ। तुम्हारी तरह मुझे इस बार फेल नहीं होना है। इस आयशा की बच्ची ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। जिसे देखो इसी का गुणगान गाते रहते हैं। पता नहीं ऐसा क्या है उस कल्लो माई में। तभी उसे उसके क्लास का सबसे हैंडसम लड़का रोहन दिखाई देता है। हे रोहन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा सुनो, ये नोट्स तुम अपनी बहन आयशा को दे देना और उसे मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। उसने मेरी नोट्स बनवाने में मेरी बहुत हेल्प की है। तुम्हारी बहन सच में यार बहुत अमेजिंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे नहीं आता हो। इतनी इंटेलिजेंट लड़की मैंने पहली बार देखी है। उससे पहले तो मैं ये समझता था कि सारी लड़कियां तुम जैसी बुद्धू होती हैं। ओके बाय। बहुत हो गया, इस आयशा की बच्ची को मैं नहीं छोड़ूंगी। पहले तो इसने मुझसे मेरी माँ छीन ली, अब स्कूल में आकर मेरे सारे दोस्तों को भी अपने साइड कर लिया। कंचन गुस्से से घर चली जाती है और फिर एक दिन कंचन आयशा के पास जाती है और बोलती है, आयशा क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? मेरा घूमने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन माँ ने अकेले बाहर जाने से मना किया है। तुम चलो ना प्लीज, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह दिखाऊंगी जहाँ तुम आज तक नहीं गई होगी। चलो ना प्लीज। कंचन, जब तुम्हारा इतना ही मन है तो ठीक है, चलो चलते हैं। और फिर कंचन आयशा को एक ऊंचे पहाड़ी पर ले जाती है और उसे धोखे से उस पहाड़ी से नीचे धक्का दे देती है।
तभी आयशा की माँ की आत्मा वहाँ आ जाती है और उसे बचा लेती है। बेटी तुम ठीक तो हो ना बेटी? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? प्लीज माँ वापस आ जाओ ना, मुझे आपके साथ रहना है माँ, प्लीज माँ। नहीं बेटा अब मैं वापस नहीं आ सकती, मेरा घर अब आसमानों में तारों के पास है। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं और यहाँ तुम्हारे पास तो अनुराधा जैसी एक और माँ है और कंचन जैसी प्यारी बहन है, फिर भी तुम इतनी दुखी क्यों हो बेटा? माँ कंचन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि मैं काली और बदसूरत हूँ। वो मुझे अपना नहीं मानती है माँ, उसे मुझे दीदी कहने में भी शर्म आती है। वो हमेशा मुझे कोसती रहती है क्योंकि मैं इतनी बदसूरत होने के बावजूद भी सबके दिलों में अपनी जगह बना ली हूँ। आज इन्हीं सब ईर्ष्या की वजह से उसने मुझे खाई में धक्का दे दिया माँ। आयशा बेटा कंचन अभी बच्ची है, उसकी बातों का बुरा मत माना करो, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा बेटी। रही बात तुम्हारे सबसे अलग होने की तो तुम मेरे साथ आओ। इतना बोलकर आयशा की माँ की आत्मा उसे एक जादुई पेड़ के पास ले जाती है। बेटी ये पेड़ देख रही हो, ये एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ है। इस पेड़ की लिपस्टिक लगाने से तुम भी इंडियन लोगों की तरह ही गोरी और सुंदर हो जाओगी। तुम इस जादुई लिपस्टिक के पेड़ से कोई भी 3 लिपस्टिक तोड़ लो। 3 लिपस्टिक? लेकिन 3 लिपस्टिक क्यों माँ? पहली लिपस्टिक तुम्हारे लिए, इस पहले लिपस्टिक को लगाते ही तुम भी कंचन की तरह गोरी और सुंदर हो जाओगी। और दूसरी लिपस्टिक, ये दूसरी लिपस्टिक तुम्हारी बहन कंचन के लिए, तुम ये दूसरी लिपस्टिक कंचन को दे देना। इस लिपस्टिक को लगाते ही कंचन के मन में जो तुम्हारे लिए ईर्ष्या और द्वेष है वो सब खत्म हो जाएगा और वो तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह ही प्यार करने लगेगी। और ये तीसरी लिपस्टिक अनुराधा के लिए मेरी तरफ से उपहार में देना। इस लिपस्टिक को लगाकर वो जो भी बोलेगी वो सच हो जाएगा। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा बेटी। इतना बोलकर आयशा की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। आयशा खुशी खुशी उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है। लिपस्टिक लगाते ही आयशा बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और फिर वो अपने घर आ जाती है। आयशा को घर वापस आता देखकर कंचन बहुत डर जाती है और वो अपनी माँ से लिपटकर बोलती है, माँ भूत भूत माँ। अरे ये क्या नाप सना बक रही हो? ये तुम्हारी दीदी आयशा है, ये कोई भूत नहीं है। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आज अनजाने में इसे पारी से धक्का देकर नीचे खाई में गिरा दिया था। ये वहाँ से जिंदा बचकर तो नहीं आ सकती है ना माँ? माँ ये भूत है, प्लीज माँ इसे कहो यहाँ से चली जाए और मुझे छोड़ दे। माँ मुझे बचा लो माँ, वरना ये मुझे मार डालेगी, प्लीज माँ। तूने आयशा को मार डाला? अरे तू मेरी बेटी होकर ऐसा कैसे कर सकती है? तू मेरी बेटी नहीं हो सकती, निकल जा मेरे घर से। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, गुस्से में आकर मैंने ऐसा कर दिया, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आंटी कंचन को माफ कर दीजिए, और मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। फिर आयशा अनुराधा को सारी बातें बताती है और उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ के बारे में भी बताती है। देख तूने जिस बहन को मरने के लिए पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया था, वो बहन तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। ये ले, ये लिपस्टिक तुम्हारे लिए है, इसे अपने होठों पर लगा ले। और फिर कंचन उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है और फिर अपनी बहन आयशा को गले से लगा लेती है। आयशा दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, प्लीज दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और फिर अनुराधा तीसरी लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाकर बोलती है, हे जादुई लिपस्टिक, हमारी सारी गरीबी को दूर कर दो और हमें खुशहाल कर दो। हमें इतना दे दो जिससे हम खुशी खुशी अपना गुजारा करें और दूसरे गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद कर सके। अनुराधा के इतना कहते ही उसका छोटा सा घर आलीशान घर में बदल जाता है, जिसमें सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों,
अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।